हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस एनालिसिस में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर करते हैं। साथ ही में द हिंदू के साथ में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को भी हम कवर करते हैं फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं या उसके बाद के किसी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़े काम का साबित हो सकता है। तो आगे बात करते हैं। देखो, आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो आप टेलीग्राम वगैरह के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। देखो, चेज योर गोल इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें करना क्या है आपको, हमारे जितने भी वीडियोस, 3 वीडियोस बेसिकली आते हैं करंट अफेयर्स पे, डीएनए, एडिटोरियल एनालिसिस और प्रीलिम संग्राम। इन तीनों में आपको पार्टिसिपेट करना है, जो कि मैं देख रही हूँ आप लोग कितने ही ज़ील के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो। बहुत सारे आंसर्स आते हैं हमारे हर वीडियो के ऊपर। डीएनए के ऊपर बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत सारे यहाँ पे आंसर्स मुझे मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी के सही होते हैं। तो दैट इज़ द ज़ील। ओके, ये जुनून आपको रखना है अगर आप यूपीएससी जैसा बड़ा ड्रीम लेकर चल रहे हो। इनफैक्ट चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। आप देखोगे, एडिटोरियल एनालिसिस करती हूँ तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। कल हमारा एडिटोरियल एनालिसिस नहीं आ पाया तो भी मैंने एक जो क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन, वो मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, और उसके हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आए। ठीक है, मतलब देखो, कभी कभी जब मेरे साइड से टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जब मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग अपना जुनून नहीं छोड़ते हैं, एंड दैट इज द स्पिरिट। ओके, आई कैन सी द फ्यूचर आईएएस इनसाइड यू। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों वीडियोस के में के जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, और इनफैक्ट प्रीलिम संग्राम में हमारा करंट अफेयर्स क्विज होता है, तो इस क्विज में पार्टिसिपेट करो, अपना स्कोर लिखो कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ये तीनों में पार्टिसिपेट करते हो रिलीजियसली, तो आपको मिलेगा मेरी साइड से एक फ्री एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को कर पाओगे ज़्यादा अलाइन और अपने गोल के पहुंच पाओगे ज़्यादा करीब। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल मिलेगा, साथ में आप करंट अफेयर्स में एक्सेल भी कर जाओगे, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स, विद द हिंदू एंड विद इंडियन एक्सप्रेस। तो शुरुआत करते हैं। देखो, पहला हमारा आज का आर्टिकल है, मालवेयर फाउंड इन 5 फोन्स, नो प्रूफ दैट इट इज पीगासस पैनल। हुआ कुछ यूं है कि कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले, एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश के 300 लोगों के फ़ोन्स जो थे, उनमें एक स्पाईवेयर एंटर हुआ, और स्पाईवेयर ने इनके ऊपर सर्विलेंस करने की कोशिश करी। ये स्पाईवेयर का नाम कहा जाता है कि ये स्पाईवेयर था पीगासस। स्पाईवेयर क्या होता है? देखो, वायरस, मालवेयर आप सभी को पता होगा। स्पाईवेयर यानी कि एक ऐसा अनडिजायर्ड प्रोग्राम, एक ऐसा अनडिजायर्ड मालवेयर आपके फ़ोन में आ गया जो कि आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, आपके ऊपर सर्विलेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये स्पाईवेयर आ गया था, और ये कहा जा रहा था, ये पीगासस जो है, ये इजराइल की एक कंपनी ने बनाया था, और ये कहा जाता है कि इजराइल की ये कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही ये वायरस बेचती है, ये स्पाईवेयर बेचती है। तो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि क्या पीगासस वायरस जो इन सभी लोगों के फ़ोन्स में आया था, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इन सभी के फ़ोन्स में जो आया था, ये क्या गवर्नमेंट एजेंसीज ने डलवाया था। तो ये डिबेट चालू हुई, और डिबेट चलते चलते पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बनाई गई एक पैनल, और इस पैनल को 29 फोन हैंड ओवर किए गए, जिसमें से पता चला कि इन 29 में से 5 फोन में मालवेयर मिला है, लेकिन ये प्रूफ कहीं नहीं मिला है कि ये पीगासस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी बात हो रही है। अब देखो, पीगासस स्पाईवेयर है क्या? एक मालवेयर या एक स्पाईवेयर है जिसको इसराइल के एनएसओ ग्रुप ने यहाँ पे डेवलप किया है। स्पाईवेयर क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर जो कि आपके कंप्यूटिंग डिवाइस पे, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, जिसके थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है, आपकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है। जैसे कि अभी ये कहा जा रहा था कि जब पीगासस आया कैसे, पीगासस बेसिकली जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी है। यानी कि आपने देखा होगा, आपको कई सारे मेल्स आते होंगे आरबीआई वगैरह की साइड से, कि अगर आपके पास कोई अटैचमेंट वाला आता है
कोई मेल आता है, ठीक है, जिस ईमेल आईडी को आप नहीं जानते, उससे अगर आपको मेल आता है, साथ में अटैचमेंट होती है, आपको कहा जाता है कि इस अटैचमेंट को खोल के कुछ कुछ चीज़ें कंफर्म करो, तो अगर आपने इस अटैचमेंट को खोला, इसके ऊपर क्लिक किया, तो आपके फ़ोन में वायरस आ जाता है, ठीक है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर चले जाते हो, किसी पर्टिकुलर एक इलिसिट ऐप के ऊपर चले जाते हो, क्लिक कर देते हो, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इस केस में, पीगासस के केस में, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको एक व्हाट्सएप कॉल आएगा, इस व्हाट्सएप कॉल को चाहे आप उठाओ, चाहे आप ना उठाओ, चाहे रिसीव करो या ना करो, जो भी करोगे, ये व्हाट्सएप कॉल जो है ना, इस कॉल के आने से ही आपके फ़ोन पे ये कॉल जैसे ही आएगा, वैसे ही आपके फ़ोन पे ये पीगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक बार फ़ोन इन्फिल्ट्रेट हो गया, उसके बाद ये स्पाईवेयर जो है, ये अपना सारा जो भी फ़ोन में डाटा है, वो एंटायर डाटा को कैप्चर कर लेगा। और इनफैक्ट आपने देखा होगा, ये भी चीज़ें पीगासस के बारे में कही जा रही थी कि व्हाट्सएप से आ तो गया फ़ोन में, इसके बाद इसने अपना कैमरा और वॉइस कॉल्स जो भी हो रहे थे, सब कुछ यहाँ पे ऑन कर लिया गया, सो दैट ये सभी कुछ कैप्चर कर सके पीगासस, ओके। तो ईमेल्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, फ़ोन कॉल हो गया, कैमरा हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज हो गई, सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल में आ जाता है देन इस मालवेयर के, ओके। तो अभी हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ये गए अपनी एक पिटीशन लेकर, और इन्होंने बोला कि ये जो सुप्रीम यहाँ पे ये चार्जेस लगाए जा रहे थे ना कि पीगासस को क्या गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप हमें रीजंस बताओ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे और हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं। तो यहाँ पे जज जो थे, यहाँ पे एन वी रमन्ना जी हमारे सीजीआई थे, इन्होंने बोला नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड रेज्ड बाय द स्टेट कैन नॉट टोटली एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू। अगर आप बार बार ये कह दोगे कि हमने ये किया क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे, ये किया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, तो ऐसा मत समझना कि हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। हम जुडिशियल रिव्यू भी इसका कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये कहा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच और प्रेस फ्रीडम के बारे में भी ये कहा कि यहाँ पे फ्री स्पीच की हम बात करेंगे, और जो कंसर्न्स थे अनऑथराइज्ड सर्विलेंस के, वो भी जताए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब इंडिया के लॉज की बात कर लेते हैं। कौन से इंडिया के ऐसे लॉज हैं जो इस स्नूपिंग को, इस ताक को, इस सर्विलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं? तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, जो कि ये बोलता है कि स्टेट्स दैट गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट अ मैसेज और क्लास ऑफ मैसेजेस। तो मैसेजेस को यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है, ट्रेस कर सकती है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ रीजंस जो हैं वो बताए हुए हैं। रीजन ये हैं कि आपकी इंडिया की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी का सवाल हो, सिक्योरिटी का सवाल हो, फ्रेंडली रिलेशंस का सवाल हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जहाँ पे इंसाइटमेंट हो सकता है, ऐसा कोई पब्लिक ऑर्डर जैसा कुछ इशू हो, तो यहाँ पे ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो इंटरसेप्ट कर सकती है मैसेजेस को। देन देखो, बात कर लेते हैं दूसरी दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी ये कहा कि जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होती है वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आएंगी। तो दिस कैन बी ब्रीच्ड ओनली इफ देयर आर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। आप किसी के फ़ोन को सिर्फ तभी ट्रेस कर सकते हो जब आप एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स यानी कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ये कर रहे हो। इसके अलावा देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसीजर फॉर सर्विलेंस भी यहाँ पे बताया कि अगर आपको सर्विलेंस करना भी तो उसका एक प्रोसीजर है, एस्टैब्लिश्ड लॉ है। जैसे कि टेलीग्राफ एक्ट जो है, इसमें रूल 419A ये कहता है कि सर्विलेंस अगर आप कर रहे हो किसी के ऊपर भी, तो वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे होम सेक्रेटरी का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर एकदम इनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप होम सेक्रेटरी से परमिशन नहीं ले सकते, तो जॉइंट सेक्रेटरी से या फिर इनसे बड़े ऑफिसर से आप परमिशन ले सकते हो, ओके। आगे बात करते हैं। देखो, इसके अलावा एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी आया 2017 में, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब भी आप ओवरसाइट करते हो, सर्विलेंस करते हो, तो उसके लिए भी आपके पास लीगली वैलिड रीजन होने चाहिए और लेजिटिमेट एम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आईटी एक्ट जो है 2000 का, ये भी बोलता है, सेक्शन 69 इसका कहता है कि गवर्नमेंट इंटरसेप्शन कैन बी डन, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरसेप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर प्रॉपर्ली बताया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2009 में। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं ये कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आईटी एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। बोइंग 787 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गगन टिल 2025। तो बोइंग 787 ये एक एयरक्राफ्ट है जिससे कि गगन के गाइडलाइन है, गगन जो है, गगन की कुछ गाइडलाइन है। गगन बेसिकली क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, इसकी कुछ गाइडलाइंस है, इससे एग्जाम किया गया है बाय 2025।
5। ओके, तो यहाँ पे हुआ ये है कि जो गगन है, गगन देखो क्या है, जीपीएस एडेड जीओ ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, जीपीएस एडेड नेविगेशन के लिए ये गगन सिस्टम बनाया गया, पूरा नेविगेशन सिस्टम है जो कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम को यूज करता है। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है, अगर उसके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है लैंडिंग सिस्टम के लिए, या उसके पास कोई प्रॉपर नेविगेशन नहीं है, तो उसे गगन जो है, गगन सिस्टम जो है, गगन नेविगेशन सिस्टम, ये एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है प्रॉपर लैंडिंग कराने के लिए एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे गगन जो है, गगन की कुछ गाइडलाइंस हुआ करती थी, लेकिन गगन की जो गाइडलाइंस है बोइंग 787 पर नहीं लगेंगी टिल 2025। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, बोइंग है, जो बोइंग कंपनी कहाँ की है, यूएसए की है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसने बोला है कि हम अभी इसमें मेजर डिजाइन चेंजेस कर रहे हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गगन क्या है। गगन इज जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीईओ का मतलब है जियो अर्थ ऑर्बिट, ओके, ज्योग्राफिक जियो अर्थ ऑर्बिट आप इसको कह सकते हो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ओके। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखो, जो गगन है ये क्या करेगा, एयरक्राफ्ट को मदद करेगा किस तरह से लैंडिंग करनी है, गाइडेड लैंडिंग के लिए ये मदद करता है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जीएनएसएस रिसीवर जो है, यहाँ पे एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है रेफरेंस सिग्नल्स के लिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे प्लेन उड़ा रहे हो, आपके पास कोई लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पहले से नेविगेट कर सके, आपको गाइड कर सके, तो ऐसे में ये गगन जो है, ये जीपीएस एडेड नेविगेशन सिस्टम है, ये आपको मदद करेगा। ओके, अब देखो गगन के बारे में कुछ चीजें और, कि ये क्या करता है, लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपको एज एन एयरक्राफ्ट अप्रोचेस द रनवे। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे तक पहुंचता है तो ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। साथ में क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज जो हैं इक्वेटोरियल रीजन की, उन सभी को ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो पहला सिस्टम है, पहला ऐसा सिस्टम बना है जो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में सभी को मिला के, पूरी इक्वेटोरियल रीजन में जो सभी रीजन है सभी को मिला के पहला ऐसा कोई सिस्टम बना है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक्यूरेसी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, और साथ में नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं जैसे फ्लड्स हो गई, अर्थक्वेक हो गए, इसको हमको रोकना है या फिर इसको हम पहले से डिटेक्ट कर पाएँ, ठीक है, प्रिडिक्ट कर पाएँ। गगन जो है यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन का मदद लेता है, जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड स्टेशन इनके जीपीएस नेविगेशन सिग्नल के लिए, ओके। अच्छा, इसमें ये जो नेटवर्क है ये क्या काम करता है, ये प्रिसाइसली सर्वे करता है रेफरेंस स्टेशंस को, सो दैट जीपीएस सैटेलाइट डाटा कलेक्ट किया जा सके। और ये जो सिस्टम है ये इंटर ऑपरेबल है विद अदर इंटरनेशनल एसबीएएस। एसबीएएस क्या है, देखो यहाँ पे दिखाया था ना आपको, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो जितने भी इंटरनेशनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है उन सभी के साथ आप गगन को यूज कर सकते हो, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है, इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है, ओके। आगे बात करते हैं, लेबर कोड्स एम्पावर वर्कर्स, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये कई सारे इन्होंने बोला कि हमारे सेंटर ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ऐसे लॉज को अबॉलिश करने के लिए जो कि स्लेवरी को प्रमोट करते थे। तो स्लेवरी मेंटालिटी या फिर स्लेवरी को प्रमोट करने वाले जितने भी लॉज थे उनको हमने खत्म किया है, और हम ऐसे लॉज लेकर आए, लेबर कोड्स लेकर आए हैं, 29 लेबर लॉज को हमने 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो काफ़ी हमने लेबर सिस्टम को, लेबर मार्केट को बहुत रिफॉर्म किया है, ये कहते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनके मिनिमम वेजेस सिक्योर किए हैं, जॉब सिक्योरिटी सिक्योर की है। तो बेसिकली कुल मिला के यहाँ पे बात ही हुई है कि कंट्री जो है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे लेबरर्स को जो हमको इकोनॉमी में शामिल करना है कैसे करेंगे। इसके अलावा वर्क प्लेसेस जो हैं उनको फ्लेक्सिबल कराया जाए, फ्लेक्सिबल ऐसे कि वर्क फ्रॉम होम को अलाउ किया जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हों। इसके अलावा विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमारे मोदी जी ने करी हैं। लेकिन इसमें देखो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। इंडियन या नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जहाँ पे ये सारी बातचीत हो रही थी, तो एपेक्स लेवल ट्राईपोर्टाइट कंसल्टेटिव कमेटी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एक कमेटी होती है जिसमें गवर्नमेंट भी होती है, एम्प्लॉयर्स भी होते हैं और वर्कर्स भी होते हैं। इन तीनों से मिलकर, इन तीनों के रिप्रेजेंटेशन से मिलकर ये कमेटी बनाई जाती है कंसल्टेटिव, जिसमें कि जो ये कमेटी होती है ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कैसे कैसे आपको लेबर लॉज या जो भी चीज़ें हैं, इश्यूज हैं लेबर से रिलेटेड, वर्किंग क्लास से रिलेटेड, कैसे उसको रिजॉल्व करना है। पहली मीटिंग इसकी 1942 में हुई थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के फॉर्म में, ओके। और 2014-15 में अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी। इसके अलावा ये भी याद रखना कि इंडिया जो है, इंडिया के पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है
क्यों ये कॉन्फ्रेंस कराने का एक लीगल ऑब्लिगेशन इसीलिए क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन 144 को यहाँ पे रेटिफाई किया हुआ है, इसीलिए ट्राइपोर्टाइट मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ देखो हमारे देश में 4 लेबर कोड्स हैं, कौन कौन से, जिसकी बात हो रही थी ना कि 29 लेबर लॉज को हटा के 4 लेबर कोड लाए, वो यही है। पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का। इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको बेसिकली जो भी लॉज हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, इनको हम कंसोलिडेट करेंगे, अमेंड करेंगे। दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये सोशल सिक्योरिटी वाला क्या है कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के जितने भी लॉज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे रहेगी, क्या पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आफ्टर वर्क कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर लॉज हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर यहाँ पे एक कोड है जो कि बात करेगा कि वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, इसकी बात करेगा। इसने पुराने 13 ओल्ड सेंट्रल लेबर लॉज को हटा के फिर एक ही कोड बनाया था। और कोड ऑन वेजेस 2020 ये बात करता है पेमेंट ऑफ वेजेस की, ओवर टाइम की, बोनस की, मिनिमम वेजेस की, इन सब की बात करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया बांग्लादेश डिस्कस रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज। तो देखो इंडिया और बांग्लादेश जो है इन्होंने आपस में कुछ इश्यूज को डिस्कस किया है जो कि ऐसी रिवर्स के ऊपर है जो शेयरिंग रिवर्स है, जो इंडिया से भी बहती है और बांग्लादेश से भी बहती है। तो देखो यहाँ पे गंगा, तीस्ता और इस तरह की कई सारी छोटी छोटी रिवर्स है जो यहाँ से बहती है। कौन कौन सी है जरा देख लेते हैं। गंगा है, तीस्ता है, मनु है, मुहुरी है, खोवाई है, ठीक है, धरिया है, इसके अलावा धुध कुमार है, कुशियारा है। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों से बहती हैं। और इसी के लिए, इसी के ऊपर डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे कितना पोर्शन जाना चाहिए, 38th मीटिंग हुई है जॉइंट रिवर कमीशन की, जहाँ पे बांग्लादेश के डेलीगेशन और इंडिया के डेलीगेशन ने आपस में मिलकर आए हैं। और जीआरसी जो है, जॉइंट रिवर कमीशन है, इन्होंने काफ़ी कुछ बात भी करी है इन रिवर्स के ऊपर। तो इन्होंने बोला कि हम जो फ्लड रिलेटेड डाटा है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क्स जो है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इंटरलिंकिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश की जो साइड है इन्होंने ये भी बोला कि ये तीस्ता वाटर शेयरिंग वाला जो इशू है ये हमको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा। इंडियन साइड ने अश्योर किया है कि हाँ बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व करेंगे। अब देखो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो देखो ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये बांग्लादेश वाली टेरिटरी की यहाँ पे बाउंड्री है। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो तीस्ता है, फिर यहाँ पे देखो ये ब्रह्मपुत्रा है, ओके, फिर यहाँ पे देखो ये जमुना है, ओके, मधुमती है। तो बहुत सारी रिवर्स हैं, ये कुशियारा है, ठीक है, सुरमा है, ये बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। नाउ देखो यहाँ पे तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डिस्प्यूट है और इसके ऊपर एक और इशू था फरक्का बैरेज को लेकर। ठीक है, फरक्का बैरेज जो है वो यहाँ पे गंगा रिवर के ऊपर है और इसके ऊपर कितना पानी किसके पास जाएगा इसके ऊपर इशू था। तो गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी 1996 में, जिसने ये बोला कि यहाँ पे जो पानी है फरक्का बैरेज का वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल बॉर्डर के आसपास शेयर किया जाएगा इंडिया बांग्लादेश में। तो अभी देखो होता क्या है, अभी क्या हुआ है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तीस्ता देखो सिक्किम और वेस्ट बंगाल से निकलती है और फिर आती है बांग्लादेश में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बोलता है हमको 50% पानी चाहिए तीस्ता का। ठीक है, तीस्ता रिवर जो है इसका 50% पानी इनको चाहिए। इंडिया बोलता है कि हमें 55% चाहिए। ठीक है, अरे भाई तो तुमको 50 हमको 55% चाहिए तो कैसे होगा डिसीजन। तो यहाँ पे नेगोशिएशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, 1983 से इसकी नेगोशिएशन चल रही है। याद रखना इसमें एक टर्म होती है, हमारा इंडिया जो है ना यहाँ पे अपर रिपेरियन स्टेट है। अपर रिपेरियन यानी कि हमारे देश से पहले होकर गुजरेगी तीस्ता रिवर, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। तो ज़्यादा कंट्रोल किसके पास रहेगा, हमारे पास। तो यहाँ पे पहले नेगोशिएशन हुए और ये डिसाइड हुआ कि इंडिया के पास 39% हिस्सा आएगा, बांग्लादेश के पास 36% आएगा और 25% अभी भी अनएलोकेटेड था। 2011 में फिर इनके बीच में डील होती है 15 साल के लिए और ये कहा जाता है कि इंडिया 42.5% हिस्सा रखेगा, बांग्लादेश 37.5 हिस्सा रखेगा। पर बांग्लादेश को अभी भी 50% तीस्ता का पानी चाहिए। ठीक है, तो ये तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है अभी तक भी साइन नहीं हुआ है, जो 2011 में आया था। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इश्यूज बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे सामने बांग्लादेश के लीडर्स हैं, वो मान नहीं रहे हैं कि हमको 50% से कम नहीं चाहिए। और अगर हम इंडिया से कोशिश करते हैं कि चलो इंडिया वाले ही मान जाए, तो इंडिया में ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मान रहे। ओके, अब देखो ये जो हाइड्रो पावर है तीस्ता के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है। लगभग 26 प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर जो सिक्किम में चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 50,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है।
इसके ऊपर भी बांग्लादेश को इश्यूज हैं कि हमें भी तो चांस दो, हम भी तो अपने कुछ यहाँ पे डैम्स और ये सब लगाएं। अब देखो तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है, तीस्ता रिवर ओरिजिनेट करती है सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम के खांगजे और रेमू ग्लेशियर से, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमू एंड खांगजे ग्लेशियर से ये स्टार्ट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है रंगीत, जो कि इसको ज्वाइन करती है दार्जिलिंग के पास, ठीक है। इसके अलावा मेखलीगंज, मेखलीगंज जो है बंगाल में है, बंगाल में ये एंटर करती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो देखो यहाँ लास्ट में मेखलीगंज आता है, उसके बाद ये अंदर एंटर करती है बांग्लादेश में, और फिर एंटर करते ही यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, और यहाँ पे क्या बनती है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर बनती है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। अच्छा, इरिगेशन और फिशिंग वगैरह के लिए यूज्ड है, और फ्लड प्लेन इसका काफी बड़ा चौड़ा है। ओके, तीस्ता के कैचमेंट की बात करें तो 83% कैचमेंट एरिया इंडिया में है और बांग्लादेश में सिर्फ 17% है। ओके, और यहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है ये लगभग 10 मिलियन लोगों को सपोर्ट करता है। 1 लाख हेक्टर जो जमीन है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और ये जो है यहाँ पे तीस्ता का देखो, अगर 5 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 1 लाख लोगों को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अगर तीस्ता का पानी हम कम कर देते हैं अपने देश में, तो ठीक है, यानी कि इसका यूसेज कम कर देते हैं। तो आज के लिए इतने ही थे, ठीक है, लेकिन कल का जो क्वेश्चन था उसका बता देती हूँ सही आंसर क्या है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में क्वेश्चन था, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रॉन्ग, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के अंतर्गत बनी थी। और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि करप्ट कॉम्पिटिशन को यहाँ पे एडवर्स इंपैक्ट डालने से रोकती है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्वेश्चन था इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो इसका सही स्टेटमेंट होगा ओनली 1। ओके, और आज का क्वेश्चन आप सभी का ये है, डे 4 चल रहा है, और आज का क्वेश्चन ये है कि तीस्ता रिवर की बात करें, तीस्ता रिवर के ऊपर ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसका सही आंसर आपको बताना है। याद रखना कि अभी ये पूरा कॉन्टेस्ट हमारा नेक्स्ट संडे यानी कि 4 सितंबर तक चलने वाला है, तो जितना हो सके इसमें पार्टिसिपेट करो। नो वरीज कि आपने अभी तक करा है या नहीं करा है, आगे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि देखो अगर मुझे दिखता है ना कि आप रिलीजियसली कर रहे हो पार्टिसिपेट, कोशिशें कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे मेरी तरफ से एक फ्री मेंटरशिप कॉल जरूर मिलेगा। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।